And subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. Prove that the following are irrational. सभी और क्वेश्चन हैं इसके आगे. पहला है आपका 1/√2. Let us assume that 1/√2 is rational. Therefore, there exist integers a and b where b is not equal to 0 such that 1/√2 is equal to a by b. वही प्रोसीजर है अपना, कई बार कर चुके हैं अब तक तो, कि इरेशनल प्रूव करना है तो रैशनल लेके चलिए, फिर एक गलत कंडीशन ले आइए और बोलिए कि ये रैशनल वाला असम्पशन ही गलत था तो ये इरेशनल हो जा रहा होगा. अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 a स्क्वायर बाई b स्क्वायर. यहां पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक है भाई. अब उसके बाद ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. तो ये भी अपने आप में एक कंडीशन है जो आगे यूज करेंगे हम लोग. और अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना. थोड़ा साइड कर दिया है मैंने. 2a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर होता तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2 हो गया. अब हमने ये माना है कि a इंटीजर है तो पक्की बात है कि 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता होगा. तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, या 2 is a factor of b स्क्वायर. दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b. यहां से यहां कैसे आ गए, हम लोग ने लिखा थ्योरम 1.3. थ्योरम 1.3 हम लोग अच्छे से डिस्कस कर भी चुके हैं ऊपर के क्वेश्चंस में, आप जाके देख सकते हैं. तो अब 2 डिवाइड्स b अगर है तो हम लोग b को भी 2 के टर्म्स में लिख सकते हैं. b इज इक्वल टू 2c हम लोग बोल सकते हैं. इसका ये मतलब हो सकता है ना. इस रिजल्ट को भी हम लोग लिख देते हैं रिजल्ट 3 और इसको हम लोग लिख देते हैं रिजल्ट 2. ठीक है. और उसके बाद हम लोग ये यूज कर सकते हैं 1 में, यूजिंग 3 in 1. तो 3 क्या है, b इज इक्वल टू 2c. तो यहां पे रख देते हैं 2c का होल स्क्वायर, b की जगह 2c रखा, ये आ गया 2a स्क्वायर. दिस इंप्लाइज 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. दिस इंप्लाइज 2c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. और हम लोग बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. फिर से हम लोग यहां पर प्रूव कर दिए कि 2 डिवाइड्स, जैसे यहां पे लिखा था ना 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, यहां पे 2 डिवाइड्स a स्क्वायर. दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a. एक चीज यहां पे रह गई, b इज इक्वल टू 2c जब है तो यहां पे आप लिख दीजिए वेयर c इज इंटीजर. तो थोड़ा सही रहेगा तभी, क्योंकि हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं कि c इंटीजर है तो इसीलिए 2 डिवाइड्स a स्क्वायर. फिर से इस स्टेप से इस स्टेप में क्यों आए, थ्योरम 1.3 की वजह से. इसे कंडीशन 4 मान लीजिए. तो अब हम लोग ने बड़ा काम क्या किया कि 2 डिवाइड्स b और 2 डिवाइड्स a ये दोनों प्रूव कर लिए. सो 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b. कैसे बोल सकते हैं हम लोग ये बात, यूजिंग 4 and 2. 4a के लिए बता रहा है और 2b के लिए बता रहा है. ठीक है. लेकिन हमने क्या माना था,
हमने माना था, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट A and B are कोप्राइम। अब आप कहेंगे अरे ये आपने यहां पे कोप्राइम कब लिख दिया? तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता था यहां पर कि अगर आप यहां पे कोप्राइम नहीं लिखते तो कितनी बड़ी गलती होगी, आपके मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पे कोप्राइम लिखना बहुत जरूरी है और इसीलिए उसी कोप्राइम को हम लोग यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन में बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोप्राइम लिखा और यहाँ पे भी कोप्राइम को यूज किया। तो ए और बी कोप्राइम का मतलब क्या है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहां तो ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है। ऐसा हम अज्यूम किया कि वो कोप्राइम है, प्रूव किया कि वो कोप्राइम नहीं है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू द रॉन्ग assumption। क्या रॉन्ग assumption है? That 1/√2 is rational। तो रैशनल नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल होगा। Therefore 1/√2 is irrational। बस काम खत्म हो गया, हेंस प्रूव्ड। और यहां पर ये हेंस प्रूव्ड को हम लोग रेड बक्सा पहनाएंगे हमेशा की तरह। सो फर्स्ट पार्ट इज डन। इस बार 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है। अब यहां पर एक प्रोसीजर आपको करना होगा कि √5 को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा पहले। मैं इसको ऊपर प्लेलिस्ट में आप देखिए कि √5 को एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूं, आप उसको पहले देख लीजिए और उसमें √5 को इरेशनल प्रूव करने का जो भी पूरा प्रोसीजर वो पहले लिखिए और उसके बाद फिर 7√5 को इरेशनल प्रूव करिए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मैं प्रूव कर चुका हूं पहले ही, तो अब दोबारा यहां नहीं कर रहा हूं। तो वी हैव प्रूव्ड दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, और हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव्ड अबव लिख दीजिए, सीधी बात है। मान के चल रहे हैं आप सब कुछ लिख चुके हैं और हम जानते हैं कि v कोई भी इंटीजर जो होता है वो रैशनल होता है। वी नो दैट 7 इज रैशनल, है ना, सिंस 7 इज इंटीजर। किसी भी इंटीजर को हम लोग रैशनल मानेंगे। क्यों? क्योंकि 7/1 हो गया भाई आपका a/b फॉर्म, और 7 और 1 आपस में कोप्राइम भी है। तो इसलिए हर एक इंटीजर को आप आराम से रैशनल लिख सकते हैं। अब क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 7√5 का मतलब क्या है? 7 मल्टीप्लाइड बाय √5, तो हम लोग बोलेंगे सिंस प्रोडक्ट of an irrational number irrational number क्या है? √5 and a rational number क्या है? 7 is irrational।
है ना, रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इरैशनल या इरैशनल मल्टीप्लाइड बाय रैशनल इरैशनल ही होता है। Therefore 7 multiplied by root 5, this implies 7 root 5 is irrational। बस ये तो बहुत जल्दी हो गया। तो बहुत जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग ने रूट 5 को इरैशनल प्रूव करने वाला पार्ट स्किप किया। लेकिन आप स्किप मत करिए, आप दोबारा लिखिए वो जो इसके पहले वाला क्वेश्चन है उसको दोबारा पूरा लिखिए, फिर ये लिखिए तो अच्छा रहेगा। एग्जाम में जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे ही आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखा करिए। ओके, तो अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग को प्रूव करना है 6 प्लस रूट 2 इरैशनल है। तो यहां पर वही प्रोसीजर लगाएंगे, पहले रूट 2 को इरैशनल प्रूव करेंगे, फिर 6 प्लस रूट 2 को इरैशनल प्रूव करेंगे। आपकी एनसीईआरटी रूट 3 को इरैशनल प्रूव कर चुकी है, हम लोग एक्सरसाइज में रूट 5 को इरैशनल प्रूव कर चुके हैं। अब रूट 2 को इरैशनल प्रूव करने की बारी है। तो किया क्या हमने, लेट अस अज्यूम रूट 2 इज रैशनल, therefore there exist co-prime integers a and b where b is not equal to 0 such that root 2 is equal to a by b। दोनों तरफ स्क्वायर किया है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूं मैं। और इसको इस साइड ले गए, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a square, this implies 2 divides a, है ना। कैसे किया हम लोग ने, थ्योरम 1.3 का यूज किया। इसे आप कंडीशन 1 मान लीजिए, इसे आप कंडीशन 2 मान लीजिए। कंडीशन 2 से हम अपनी तरफ से मान सकते हैं कि भाई जब 2 a को डिवाइड कर लेता है तो a को हम लोग फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 इंटू कुछ और चीजें। तो कुछ और चीजों की जगह हम लोग ने c लिख दिया, a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c, है ना। तो अब हम लोग 3 को यूज करेंगे 1 में, यूजिंग 3 in 1। कंडीशन 3 क्या थी, a इज इक्वल टू 2c। कंडीशन 1 क्या थी, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर बना रहा, a की जगह 2c हमने रख दिया, तो ये ऐसा दिखने लगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह 2c का होल स्क्वायर। अब जब ये किया तो इसको और थोड़ा खोल लिया, 2 से 4 को काट दिया तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर हो गया। c स्क्वायर को बचाए रखा और 2 डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये ऐसा दिखने लगा। इसकी शक्ल और इसकी शक्ल काफी मैच कर रही है। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b। ये कैसे आया, थ्योरम 1.3 से। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, इसको रिजल्ट 4 मान लिया। So 2 is common factor of a and b using the results 2 and 4। हमने क्या किया था कि भाई a के अंदर 2 है, a को जब फैक्टराइज करेंगे तो कहीं ना कहीं 2 आएगा, b को जब फैक्टराइज करेंगे तो कहीं ना कहीं 2 आएगा, यानी a डिविजिबल बाय 2 है, b डिविजिबल बाय 2 है। तो हम लोग कह सकते हैं 2 जो है इसका कोई एक कॉमन फैक्टर है, HCF नहीं है। 2 सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है a और b का। HCF हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हम ज्यादातर मान के चलेंगे कि नहीं है। तो 2 and 4 का इस्तेमाल करते हुए बोल सकते हैं कि 2a और b का एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन अगर कुछ कॉमन है तो फिर वो 2 नंबर्स कोप्राइम नहीं हो सकते। हमने क्या प्रूव कर लिया कि 2a और b में कॉमन है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम्स। हम लोग तो अज्यूम ही करके चले थे कि कोप्राइम है ना।
our assumption was A and B are co-primes, है ना, यही तो हम लोग ने अज्यूम किया था। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू द रॉन्ग assumption दैट √2 इज रैशनल। तो भाई assumption गलत हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि therefore √2 रैशनल नहीं है, तो क्या होगा, इरैशनल होगा। √2 इज इरैशनल। यहां पर हेंस प्रूव्ड लिखकर खुश नहीं होना, अभी हम लोग बहुत छोटी चीज कर पाए हैं कि √2 को इरैशनल प्रूव कर लिया। अब √2 इरैशनल है तो दोनों चीजें जुड़कर भी इरैशनल होंगी। तो यहां पर हम लोग पहले से ही लिख देंगे कि गिवन दैट √2 इज इरैशनल, क्योंकि अभी अभी हम लोग ने प्रूव किया है तो वही चीज को गिवन लिख सकते हैं। और अज्यूम करते हैं हम लोग कि 6 + √2 इरैशनल नहीं, रैशनल है। देखिए अब क्या यहां पर आप कर सकते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आपका छूट रहा है तो आप आसानी से बचकर निकल सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन 6 + √2 आपको इरैशनल प्रूव करना है। आपने क्या किया, √2 कर दिया इरैशनल प्रूव। अब आप कह देंगे कि √2 इरैशनल है तो 6 + √2 भी इरैशनल होगा, क्योंकि रैशनल 6 और इरैशनल √2 दोनों का सम भी इरैशनल होगा। ऐसा आपके एनसीईआरटी में लिखा है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 में लिखा हुआ है क्या, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर इज ऑल्सो इरैशनल। इसको बाद में उन्होंने कुछ एग्जाम्पल से प्रूव भी किया है। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आप √2 को रैशनल प्रूव करके सीधा 6 + √2 को इरैशनल प्रूव कर आते हैं, सॉरी आई थिंक मैंने √2 को रैशनल बोल दिया है। अगर एग्जाम में आप पहले लिखते हैं कि √2 इज इरैशनल, सो 6 + √2 इज ऑल्सो इरैशनल बिकॉज सम ऑफ रैशनल प्लस इरैशनल इज ऑल्सो इरैशनल, और बस आप हेंस प्रूव्ड लिखाएं तो भी आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। बट जो आपकी बुक तरीका बता रही है इस तरह के क्वेश्चन में मैं वही मेथडोलॉजी यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। Let us assume 6 + √2 is rational, therefore there exist co-prime integers a and b not equal to 0, such that 6 + √2 is equal to a divided by b। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन प्लेलिस्ट में ऊपर भी है जहां पर हम लोगों ने सॉल्व किया है। प्रूव दैट 3 + 2√2 इज इरैशनल। उधर भी आपको यह करना चाहिए कि √2 को पहले इरैशनल प्रूव करना चाहिए और फिर 3 + 2√2 को आप इरैशनल बोलें, ठीक है। तो यहां पर तो अब इस तरह से लिखा हुआ है, तो √2 को अलग बचा लीजिए आप। √2 इज इक्वल टू a/b। ये पिछले वाले प्रोसीजर से काफी सिंपल है। a - 6b डिवाइडेड बाई b, है ना। अच्छा, 6 इंटीजर होता है, a और b को हमने इंटीजर खुद माना है, तो हम लोग बोलेंगे सिंस a, b एंड 6 आर इंटीजर्स, therefore a - 6b डिवाइडेड बाई, देख लीजिए बच्चों 6 और b थोड़ा एक ही जैसा लग रहा है, सही से 6 बना देते हैं। a - 6b is a rational number। क्यों भाई, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर माइनस इंटीजर फिर इंटीजर, फिर नीचे भी इंटीजर आ रहा है, तो ये पक्का है ये एक रैशनल नंबर होगा, है ना। तो अब ये अगर रैशनल नंबर है तो इसका मतलब √2 इज अ रैशनल नंबर।
अब √2 अगर रैशनल नंबर है तो ये फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो हम लोगों ने √2 को इरैशनल प्रूव किया है ना। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द गिवन फैक्ट दैट √2 इज इरैशनल, है ना। वो तो हम लोगों ने कहा प्रूव्ड अबव था, ये तो पहले प्रूव किया है हम लोगों ने, है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आया होगा? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजिंग ड्यू टू द रॉन्ग assumption that 6 plus √2 यानी कि ये इज रैशनल। अगर 6 plus √2 का रैशनल होना एक गलत assumption है, therefore 6 plus √2 इज irrational। बस हो गया, hence proved। तो बस हो गया ये, इसे रेड बक्सा पहना देते हैं। सो दिस इज डन नाउ।